Good evening, Partho. Good evening, Shubham. And all connected. Good evening to you all. गुड इवनिंग सर। आज हम लोग नेटवर्क थ्योरम का कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि जो थ्योरम्स है वो सारे थ्योरम्स को देखेंगे कि कैसे, कौन सी जगह पे, कैसे, कहाँ पे क्या यूज करना होता है। और कुछ प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आ सकते हैं एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। सो भाई देखो, शुरू कर दें, सब आगे 18, चलो ठीक है शुरू कर देते हैं, बाकी लोग भी जुड़ेंगे धीरे धीरे। चलो दिखा दो सर, ऐसा बोलिए ना, शुरू करते हैं अद्भुत खेल जिसका नाम है नेटवर्क। अरे नहीं यार, मैं थोड़ी ना मदारी हूँ यार, मैं मदारी नहीं। किसी तरीके से टेक्निकल चीजें सिखाता हूँ भाई। वो दिग्गज लोग होते हैं, बहुत बढ़िया से मैजिक दिखाते रहते हैं, मेरे को वो सब मैजिक आता नहीं है उतना ज्यादा। तो मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, कौन बड़े करोड़पति, आओ चलो खेले। वही अलग बोल रहा, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन स्टाइल में। तो वो सब आता नहीं है मुझको, मैं बड़ा रूखा सूखा आदमी हूँ, उस टाइप से नहीं बोल सकता। सबका पर्सनालिटी यूनिक होता है ना, आपका भी यूनिक है। सबका अपना अपना होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, चीजों को देखने का स्टाइल अलग होता है, समझने का स्टाइल अलग होता है ना, बात करने का अंदाज होता है, सब कुछ सबका अलग होता है, पढ़ाई का अलग रहता है। अभी आप वो आपका जैसा स्टाइल मारेगा, कौन बने करोड़पति में तो कोई देखेगा नहीं। कोई नहीं देखेगा, क्यों देखेगा? उसको वैसा बोलना ही पड़ेगा। वहाँ पे जब अमिताभ बच्चन निकलते हैं और देवी और सज्जनों बोलते हैं, उसी में सब लोग विदा हो जाते हैं, है ना? वैसे अगर बोल सकते तो थोड़ी ना यहाँ पे आप लोगों से पढ़ाते केबीसी खेल रहे हो। ये अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। वो लोग ऐसे हैं जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, उनका अलग तरीका होता है। अब नेता लोगों को देख लो यार, जो अंगूठा छाप नेता होता है उसको सुनने के लिए करोड़ों का भीड़ जमा हो जाता है, ठीक है। तुमको और हमको कोई सुनेगा नहीं, यहाँ पे खड़े होके चिल्लाते रहो, कोई सुनेगा आके? नहीं सुनेगा। लेकिन उनमें भी तो एक अंगूठा छाप नेता जिसको सब लोग जानते हैं, नामचीन ऐसा हो गया कि मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, कॉलेज घोरना बोलेছিলাম सबका नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे नेता जो एकदम नामचीन गुंडा है, जिसका बातों का कोई वैल्यू नहीं है समाज में, इसका पूरा ये, वो आके खड़ा हो जाए ना तो वहां पे देखोगे हजारों की भीड़ जमा हो गई है। वो क्या बोल रहा है वो सुनेगा। अहमदाबाद से कहना चाहते हैं क्या सर? गुजरात से? नहीं, गुजरात का नहीं है, पूरे देश का बोलो, पूरा दुनिया का बोलो, जो पॉलिटिकल लीडर्स होता है ना, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करने के लिए ना आप अगर सही बात बोलोगे, देखो पकड़ लो, मैं आपको पिज्जा दे रहा हूँ और आपको मैं ये दे रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको, एक लौकी की सब्जी दे रहा हूँ, ठीक है। आप कौन सा खाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली सर पिज्जा। पिज्जा ना, तो वही है कि जो हेल्थ के लिए बेनिफिटेड होता है ना, तो लोग उसको कम पसंद करते हैं क्योंकि उसमें वो मसाला नहीं होता है। समझ में आया? ये दुनिया का रीत है, ये पूरे दुनिया का है, इसमें किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। अगर आपको भीड़ जमा करना है तो आपको ऐसी बातें करनी पड़ेगी जिससे लोगों का इमोशन और सेंटिमेंट दोनों को टच कर जाए। समझ में आया बात? अगर आप इमोशन और सेंटिमेंट को टच कर सकते हो तभी आपका भीड़ जमेगा। और इमोशन और सेंटिमेंट दोनों ही निगेटिव चीजें हैं जिसको अपने घर पे रख के आना चाहिए लोगों को। जब आप बाहर निकलते हो अपने पास, अपने अंदर रखना चाहिए। लेकिन हम हर रोज क्या करते हैं, भीड़ जमाने के लिए इमोशन को नहीं तो सेंटिमेंट को हिट करते हैं। समझ में आया? नहीं तो नहीं आएगा ना, लोग क्यों जुड़ेगा आपसे? आप बोलो कि यार चलो सब लोग कुछ एक अच्छा काम करते हैं, तो आप अकेले रहोगे, कोई आपके साथ आएगा नहीं। आप बोलो यार वहां पे ये लड़का जो है ना, वो लड़का इस बाहर से आके हमारे यहाँ पे ऐसा
दादागिरी कर रहा है, चलो उसको मारते हैं, देखोगे 10 लड़के आपके माहौल के आ जाएंगे आपके साथ, चला उसको तो मार के आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सर नेटवर्क एनालिसिस में ये क्यू फैक्टर क्या होता है? मतलब सब बीच कभी कभार पूछता है ना सर, मतलब व्हाट इज क्यू फैक्टर, क्वालिटी मतलब फैक्टर। हाँ सर, क्वालिटी फैक्टर वो क्या होता है मतलब सर? अब बीच में अचानक से क्यों बोल दूं? वन ऑटो वाला मंत्री हो गया, एक चाय वाला प्रधानमंत्री हो गया। नहीं देखो, ऑटो वाला मंत्री हो गया, चाय वाला प्रधानमंत्री हो गया, वो बड़ी बात नहीं है, कोई भी बन सकता है यार, डेमोक्रेसी है। आप में वो क्वालिटी अगर है तो आप कुछ भी बन सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि कोई चाय वाला है या फिर कोई ऑटो रिक्शा वाला है, कोई भिखारी है, कोई सब्जी वाला है, अगर उसमें वो सोच समझ होती है, अगर वो डिसीजन ले सकता है लोगों के ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। क्योंकि यार सबसे बड़ा दिक्कत समझो ना कि हमारा एक्सपेक्टेशन गलत होता है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मंत्री आएगा ना, जैसे हमारे आज के दिग्गज नेता है नरेंद्र मोदी, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन नरेंद्र मोदी से ये है कि वो बैठेंगे और इकोनॉमी को सुधार देंगे, वही डिसीजन ले रहे हैं बैठ के, क्योंकि उनको इकोनॉमिक्स पूरा आता है, उनको डिफेंस का सब कुछ पता है, उनको गोली चलाना आता है, उनको टैंक चलाना आता है। ये लोगों का एक्सपेक्टेशन है, नरेंद्र मोदी का थोड़ी ना है। लीडर जो होगा, नेता जो होगा, मंत्री जो होगा, उसको क्या करना है? उसको लोगों का भलाई के लिए डिसीजन लेना है, सिर्फ डिसीजन लेना है। काम करने के लिए तो नीचे आईएएस वाले बैठे हुए हैं ना, दिमाग वाले। सारे डिपार्टमेंट में अच्छे से अच्छा जो बेस्ट क्वालिटी लोग हैं, वही लोग काम कर रहे हैं, वही लोग पॉलिसी बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, सारे एजुकेटेड लोग हैं। वहां पे उनके ऊपर जाके जब अंगूठा छाप आदमी बैठता है, तो वो अंगूठा छाप आदमी में उतना ज्ञान हो कि जो बंदा आके बोल रहा है वो लोगों के भलाई के लिए बोल रहा है कि उससे गलत होगा। लेकिन लोग डिसीजन जो आज के डेट पे लेते हैं वो अपने पर्सनल या फिर अपने पार्टी के लिए ही डिसीजन लेते हैं, लोगों के लिए नहीं लेते हैं, वहां पे दिक्कत है। वो अगर कोई मंत्री होता है और अगर उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, लेकिन अगर उसको ये इतना समझ होता है, आप गांव में जाओगे, आपके पुराने जमाने में देखोगे कि बड़े बुजुर्ग ऐसे होते थे जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, लेकिन उनमें ज्ञान रहता है लेकिन ना। अनएम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ोतरी हो गई है सर। हाँ अनएम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ोतरी हो गई। हर एक चीज में गलत होगा, क्योंकि देखो ये बात एक है कि पढ़ाई लिखाई ना करके भी आदमी अच्छा हो सकता है, लेकिन बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना ज्ञान के आज के डेट पे दुनिया को चलाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। वहां पे इकोनॉमी को सरवाइव करके रखना और बड़े बड़े फैसले करना, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर जो 10 पन्ना 20 पन्ने का जो रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट को अगर नहीं समझोगे तो आप क्या पूछोगे उसमें कि भाई ये जो तुम बना के लाया है प्रोजेक्ट, उसमें हमारा क्या फायदा है, ये करने से क्या होगा? तो बोलेगा कि सर लोगों का भलाई होगा। तो लोगों का भलाई से क्या मतलब है, हमारा क्या होगा वो बताओ ना, उसी से तो डिसीजन होता है। सर यहाँ पे सिर्फ दो चीजों की अभी नेसेसरली चेंज होने की जरूरत है। वन इज एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक आईटीएस, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वैसे इंडियन टीचिंग सर्विसेज होनी चाहिए फॉर द बेस्ट, फॉर द बेस्ट टीचर्स, टू गेट अट्रैक्ट द बेस्ट टीचर्स जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो फ्लॉज है उसको ठीक कर पाए, क्योंकि उससे तुम्हारा आगे का आने वाले लोगों के पास समझ आ जाएगी कि क्या सही और क्या गलत है। बहुत जरूरी है, आईटीएस होना चाहिए। एंड सेकंड, यस, लोग आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, वैसे ही कुछ दे दो। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? देश की सेवा के लिए वो होता है कुछ कॉन्सेप्ट, लेकिन नहीं वो नीली बत्ती वाली गाड़ी है। तो ऐसे ही एक आईटीएस दे दो, वो काम वही करेगा, उतना ही क्वालिफाइड होना चाहिए, उतनी चीजें होनी चाहिए, पर वो कुछ एजुकेशन के रिलेटेड काम करेगा, वो डिपार्टमेंट होगा तो बेस्ट होगा। और सेकंड, एकदम सही बोल रहा है। और सेकंड, यू नीड टू गेट अटैच क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ लीडर। For being a leader, there should be a qualification. If you are becoming an, what it say, education minister,
यू शुड बी दैट मच वेल क्वालिफाइड कि तुम एजुकेशन सिस्टम को समझ पाओ। जस्ट बिकॉज फिजिक्स का पेपर के अगले दिन बिना छुट्टी के दे देते हो सीधा मैथ्स का पेपर, तो इंसान वो गाली देगा किसने टाइम टेबल बनाया है। फिजिक्स के बाद तुम एक इजी पेपर दोगे इंग्लिश का या कंप्यूटर का, तो हाँ बच्चों को उस कंप्यूटर के बाद का बना हुआ मैथ्स का करने में थोड़ा टाइम मिलेगा। तो एक वेल पोजीशन पे एक वेल क्वालिफाइड इंसान होना चाहिए। तुम्हें चपरासी के लिए चाहिए 12th पास, पर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इन बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और जो इन क्वालिफिकेशंस को बनाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ITS फैक्ट है। अब क्या करोगे, जाके कौन किससे मारामारी करेगा? देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका किसी एक आदमी का बस का बात नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट चेंज कर दो तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम में और बहुत सारे क्लॉजेस लेके आओ, कुछ और लॉ बना लो, नहीं होने वाला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आने वाला है जागरूकता से। जब आप वैल्यू को समझोगे, लोग जब अपने आप को जानेंगे। और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट भारत में नहीं, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ये एक ऐसा चीज है ना, ये साइमल्टेनियस एक्शन एंड रिएक्शन है, वो आता रहेगा जैसे जैसे आपका देश। अभी हमारे पास क्यों एम्प्लॉयमेंट की कमी हो रही है, उसको समझो कि हम लोग 135 करोड़ से, अगर हमारा आबादी अगर 50 लाख में सीमित होता तो फिर हमको इतना दिक्कत नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो रिसोर्सेस बहुत है, रिसोर्स को मैनेज करना। इंडिया के पास एक बार सोचो ना यार, इंडिया के पास क्या नहीं है। सर चाइना का भी तो पॉपुलेशन बहुत है सर, फिर भी तो चाइना अपना डेवलप किया है ना, अपना पब्लिक को अपने ही जॉब देता। कहीं भी चाइनीज को देखिएगा बाहर में काम नहीं करता, अगर हम मेन क्या प्रॉब्लम करप्शन है सर। यहाँ पर करप्शन में आदमी को जो है छोड़ दिया जाता है। चाइना में करप्शन करेगा, वहाँ डायरेक्टली जो है उसको डेथ का मौत का सजा हो जाता है। सैयद, नो ऑफेंस, बट कल को सीधा क्लॉज यही है, मुझे IAS बनना है, फेक सर्टिफिकेट SC ST का मिल रहा है, खुशी खुशी बनाऊंगा पैसे देके, दैट्स करप्शन। करप्शन स्टार्ट फ्रॉम अस, नॉट अदर्स। मेरे को मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना है, 4000 दिया, मेरा ड्राइविंग टेस्ट हो गया, मेरे को दूसरे लेना देना नहीं। वो 4000 कहाँ गए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बेस में जाके समझना ही नहीं चाहता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी ड्यूटी समझना ही नहीं चाहता। तुम अपनी ड्यूटी समझो और सब अपनी ड्यूटी समझेंगे तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। चाइना इसीलिए आ गया क्योंकि वो डिक्टेटरशिप में है, तुम वहां पे वो नहीं कर सकते जो तुम्हारी मर्जी का चाहते हो। देखो प्रदीप, मैं बता रहा हूँ, सिस्टम जब भी होता है ना लागू, वो नीचे से ऊपर नहीं होता, ऊपर से नीचे होता है। ऊपर में करेक्शन तुम कम कर दो, नीचे करप्शन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, ऊपर का करप्शन रहो, ऊपर वाला देगा ही नहीं तो बेस्ट है। ओके, कूल। हम लोग नेटवर्क थ्योरम पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या है कि ये डिस्कशन के लिए हम अलग एक सेशन रखेंगे, ये खत्म होने वाला सेशन नहीं है। और इसके साथ तो मेरा बहुत कुछ जुड़ा हुआ है ये सारे चीजों के साथ, इसलिए इसको आज नहीं उठाएंगे, क्योंकि आज मेरा टारगेट है कि आपका नेटवर्क थ्योरम क्लियर करना है। एक चीज आप लोग सब जान लो, एक चीज जान लो कि दुनिया में क्या हो रहा है, जितना सारा बवाल हो रहा है ना बाहर तरफ, वो बाहर है। आपके अंदर जो है ना वो सॉलिड रहना चाहिए, वो शांत होना चाहिए। दुनिया में जो हो रहा है ना वो होना ही है, वो होगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते हो। हाँ, चेंजेस लाना है, वो आपका जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप जितना कर सकते हो उतना करके चले जाओ। खुद को सही रख लो, खुद सही काम करो, बाकी क्या कर रहा है उसको भाड़ में जाए। दूसरा चीज है कि आप किसी को जाके ना, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, वहीं पे होता है बवाल। आप किसी को चेंज करने की कोशिश मत करो, आप अपना सही चलो। अगर आप पूरा सही में सही चल सकते हो जिंदगी भर, तो आपको फॉलो करने वाला बहुत निकल के आएगा। वो एक दिन में, एक रोज में होने वाला नहीं है। अगर आप आज पकड़ लो, आप सफेद कुर्ता पहन के बोले कि नहीं भाई मैं एकदम सीधा साधा आदमी, आओ मेरे साथ,
आप किसी को ड्रैग नहीं कर सकते हो। आपका लाइफ ऐसा होना चाहिए, आपका पूरा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, और आप ऐसा काम करके जाओगे अपनी जिंदगी में कि वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। यार मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि स्वामी विवेकानंद जो काम नहीं करके जा पाए, हजरत मोहम्मद जो काम नहीं करके जा पाए, जीसस क्राइस्ट जो काम नहीं करके जा पाए, और जितने बड़े बड़े दिग्गज है, भक्त कबीर से लेकर सब लोग, कोई अगर नहीं करके जा पाया तो फिर मेरे बस का वो बात नहीं है, वो होना ही है। लोग ऐसे ही रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का खेला है। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा लाइफ पॉजिटिव चले तो फिर मुझ में पॉजिटिविटी होना पड़ेगा। मेरे अंदर से जितने नेगेटिव एलिमेंट्स है उसको मैं निकालता हूँ। कैसे डिफाइन करना है नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, बाई वर्च्यू डिफाइन करता हूँ कि यार ये चीज खराब है तो क्या वो मेरे में है, अगर है मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। खत्म कहानी, बस उतने से चलेगा। और जो भी होना है ना वो होता रहेगा। ये लाइफ का साइकिल है। आप अगर और ऊपर से देखोगे तो पता चलेगा यार कुछ भी नहीं है, सब लोग करते रहेंगे, मरते रहेंगे, दिक्कत नहीं है। वो तो है सर, सही बात। अब देखो 2000 क्या कहते हैं इसको 13 में है ना, 2013 में अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ, 14 में जाके मोदी गवर्नमेंट बना, और 12 दिसंबर 12 मतलब वो अन्ना आंदोलन ये सबसे पहले का ही चल रहा है उसी वक्त। और उसी टाइम पे मैंने भी अपना जॉब छोड़ के कुछ एक रिवॉल्यूशन, आप देख सकते हो कि मेरा एक पेज भी है नॉर्थ ईस्ट टेक्निकल रिवॉल्यूशन। और जब मैंने रिवॉल्यूशन वर्ड यूज किया क्योंकि उस वक्त हमारा एक ही कंसर्न था देश पे, और वो कंसर्न था करप्शन। और वो करप्टेड लोग कौन थे, हम लोगों का सबका एक ही फोकस था कि यार कांग्रेस वाले करप्शन कर रहे हैं, उनको हटाओ और ऐसा कुछ बनाओ ताकि करप्शन ना हो। बट वो करप्ट आदमी कौन था, वो हम ही थे, हम में से हर कोई था। तो जो एकदम ऊपर से नीचे तक ना एवरीबॉडी वाज करप्टेड। तो आप किसको गाली दोगे? हम टेबल पे बैठ के बात कर सकते हैं, हम चेंजेस ला नहीं सकते, अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। जहां पे मौका मिला हम लोग तब तक हम अच्छे बन के घूमते हैं जब तक हमको मौका नहीं मिलता है। द मोमेंट मौका मिल जाए तो चलो यार इतना कर लेते हैं, बात की बाद में देखेंगे, खत्म होती है कहानी। अगर ठीक करना है ना अपने आप को ठीक कर लो। मैं यही समझाऊं अपने लाइफ में, और कुछ नहीं। बहुत कोशिश किया। जिस दिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम पहली बार बना था ना, वो रात मैं सोया नहीं था पूरी रात, क्योंकि मेरे को टेंशन ये था कि यार एक ही आदमी है जो जिसके ऊपर मतलब देश भरोसा कर सकता है कि कुछ चेंज का, कुछ अलग सा। लेकिन उसने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए थे कि मेरे को सही में अगर मैं प्रोटोकॉल्स देखता कि यार इसको संभालेगा कैसे या फिर होगा कैसे, तो मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा था। तो ये हो नहीं सकता था, और सही में वैसा ही हुआ। जनता दरबार लगी और वो अगला ही दिन ढह गया, तो बड़ा दुख हुआ था। और इवन मैं खुद यहाँ पे गुवाहाटी में जब आम आदमी पार्टी का ये चल रहा था, तो फिर मैंने बोला यार घर पे बैठ के खाली बात करने से थोड़ी ना होगा, एक्टिवली करना पड़ेगा। मैं भी ज्वाइन करने चला गया, वहां पे गया, मीटिंग पे बैठा, जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, उसके बाद मेरे को लगा ऐसे नहीं होने वाला यार, जो कर सकते हैं अपने से करो। काफी टफ चीज है पॉलिटिक्स, काफी टफ चीज है, इतना आसान नहीं है। और कोई भी चीज ना इस दुनिया में अगर सही ढंग से आपको करना है, सही ढंग से, ठीक है, हर एक चीज हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन सही ढंग से करना काफी टफ है। गलत तरीके से आसानी से हो जाता है। तो चलो यार शुरू करें। हो गया बहुत सारा लेक्चर बाजी, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना बनाना है। कंपेंसेशन थ्योरम तो मैंने सारा नाम लिख रहा हूँ पहले बात करते करते, आप लोग देख रहे हो। ये सारे जो थ्योरम्स है इनको हम यूज करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। एंड आई डोंट थिंक कि मुझको सारे थ्योरम्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, सिर्फ मैं कह दूंगा, लेकिन सारे थ्योरम्स मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा, नहीं तो क्लास लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अगर सर बना देना ना, मतलब क्योंकि मेरे कुछ ही थ्योरम्स नहीं मैं थ्योरम्स बता दूंगा, इसको बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं, ठीक है, अदरवाइज लेंदी हो जाएगा और मजा नहीं आएगा करने में। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें उसी में समझ लेंगे, ठीक है। तो हाँ बस कॉन्सेप्ट लेवल तक बता। हाँ जैसे आपने उस दिन सुपरपोजिशन बताया था वैसा। ये लो
तो भाई हमारे पास क्या क्या, ये कहाँ पे सर लास्ट वाला क्या लिखा है आपने? इंटेलिजेंस, मैं आ रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला तो चीज क्या है, ओम्स लॉ, वो हमको पता है, V इज इक्वल टू IR, कहीं पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग समझ चुके हैं, कर सकते हैं। दूसरा थ्योरम क्या है कि KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ। अब करंट लॉ क्या कहता है? करंट लॉ कहता है कि भाई चार्ज कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं होके बैठ सकता है, मतलब चार्ज बोल रहा हूँ, करंट कहीं पे एक्यूमुलेट होके नहीं बैठ सकता है। जितना करंट आएगा किसी भी नोड पे उतना ही करंट निकल जाएगा, है ना? वो सबको पता है। इसको क्या एक्सप्लेन करना कि करंट आ रहा है, करंट निकल जा रहा है। तो अभी न्यूमेरिकल करते टाइम सबसे ज्यादा यूज इसी का कर रहे हैं कि करंट आ रहा है, कितने में ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, उतना ही करंट निकल के जाना है। तो अगर I करंट आएगा और I1 I2 I3 बन के निकल जाएगा, तो I विल बी इक्वल टू योर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये सबको पता है। मतलब अगर आप इनकमिंग करंट कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, साइन कन्वेंशन को समझना जरूरी है। अगर आप इनकमिंग करंट को पॉजिटिव पकड़ रहे हो तो आउटगोइंग करंट को निगेटिव पकड़ना है। अगर आप इनकमिंग करंट को निगेटिव पकड़ रहे हो तो आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव पकड़ना है। आप कोई भी एक कंसेप्ट आप पकड़ सकते हो अपना थ्रू आउट योर लाइफ, उसी को यूज करो। तो मैं अपने हिसाब से क्या लेता हूं कि इनकमिंग करंट जितना होगा, इनकमिंग करंट इसको मैं पॉजिटिव पकड़ूंगा कि आ रहा है, करंट आ रहा है, और आउटगोइंग करंट जो होगा उसको मैं नेगेटिव पकड़ूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा साइन कन्वेंशन KCL का। कहीं पे भी कोई भी सर्किट है, करंट आ रहा है, मैं उसको पॉजिटिव पकड़ रहा हूँ, जो निकल रहा है करंट उसको मैं नेगेटिव पकड़ूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उल्टा भी पकड़ सकते हो। दूसरा KVL, अगर किसी को दिक्कत होती है समझने में तो मेरे को रोक देना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैं पकड़ रहा हूं कि ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता होंगी। KVL क्या बोल रहा है कि यार कोई भी अगर क्लोज लूप है, कहीं से भी एक क्लोज लूप अगर आप पकड़ लेते हो तो उसमें जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा जगह जगह पे, टोटल क्लोज लूप पे पोटेंशियल जितना होगा वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर मैं किसी भी एक पॉइंट से, मैं अगर इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूं और घूम के अगर इसी पॉइंट पे आ रहा हूं तो मेरे को पोटेंशियल क्या मिलना चाहिए? 0 ही मिलेगा, है ना? क्योंकि इसमें तो पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ गया, तो सेम पॉइंट पे पोटेंशियल ड्रॉप कहां से होगा? क्लियर? यही बोल रहा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या करेंगे, अगर ये E है, अगर ये R1 है, अगर ये R2 है, तो हम पकड़ेंगे कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है हर जगह पे, जितना सप्लाई कर रहा है सोर्स, सबका सम करो, आपको 0 मिलेगा, क्योंकि हम एक ही पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और घूम के उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन आएगा, तो इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं। सेम जैसे KCL में लिए, दोनों ही उल्टा भी ले सकते हो, सीधा भी ले सकते हो, आपके ऊपर है कि हम क्या पकड़ने वाले हैं। वो बता दे रहा हूं कि हम पकड़ने वाले हैं राइज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव। हम यही पकड़ेंगे, राइज इन पोटेंशियल पॉजिटिव पकड़ेंगे, फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव पकड़ेंगे। आप पकड़ लो आप किस तरीके डायरेक्शन से मूव कर रहे हो। अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं इस लूप के अंदर, A B C D, A B C D इस तरीके से अगर मूव कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि ये बैटरी जो है कनेक्टेड है, इधर निगेटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, है ना? तो ये राइज इन पोटेंशियल है ना? तो राइज इन पोटेंशियल है, तो फिर मैं क्या पकड़ूंगा? पॉजिटिव पकड़ूंगा। अब करंट, अगर जब हमारा करंट ऐसे घूम रहा है, ए से A B C D A हो, इस डायरेक्शन से, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो R1 का प्लस और माइनस साइन किधर होगा? R1 में इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा,
क्यों? क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है ना। वो समझ चुके हैं हम लोग पहले कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है रेजिस्टिव एलिमेंट पे। तो ये जब प्लस टू माइनस हायर टू लोअर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? फॉल इन पोटेंशियल हो रहा है। तो फॉल इन पोटेंशियल होगा तो हम क्या पकड़ेंगे? निगेटिव पकड़ेंगे। राइज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, फॉल इन पोटेंशियल निगेटिव। इस चीज को थोड़ा सा दिखा देता हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। पकड़ लो, ये मेरा E1 है, ये मेरा E2 है, R1, R2, R3, ठीक है। और नोड का नाम दे देता हूं CDEF। सो अगर मैं एक लूप लेता हूं, पहला वाला ABCDEFA, ठीक है। तो इसका अगर मैं KVL इक्वेशन लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मैं यहां से शुरू करता हूं, इस पॉइंट से शुरू कर देता हूं। तो पहले मुझको मिल रहा है E, ये क्या है? करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है, समझना किस तरीके से सोचना है, लिखना है। करंट मैंने पकड़ लिया ऐसे मूव कर रहा है, मैं इस तरीके से घूम रहा हूँ लूप के अंदर, तो क्या होगा कि यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये तो दिया हुआ है। तो करंट इधर से मूव करेगा, वो हमको पता चल गया है। नहीं भी चलता तो कोई बात नहीं था, हमने पकड़ लिया था कि करंट इस तरीके से मूव कर रहा है लूप पे। तो अगर करंट को ऐसे जाना है, इसका मतलब मेरा इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी करंट ऐसे जाएगा। इस R3 के केस में क्या होगा? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होना पड़ेगा। मैं यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तो करंट घूम के इधर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव होना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ऐसे ही वो मूव करता। इसको मैं स्मॉल r दे देता हूँ, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो आप बोलते हैं। अब मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? मैं E1 से शुरू करता हूं, तो क्या है? माइनस टू प्लस, मतलब करंट जा रहा है राइज इन पोटेंशियल, और राइज इन पोटेंशियल क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। फिर R1 के लिए देखो, प्लस टू माइनस जा रहा है करंट, तो क्या हो रहा है? फॉल इन पोटेंशियल। तो करंट I जो होगा वो फॉल इन पोटेंशियल में होगा, और मैं पकड़ रहा हूँ कि इधर से I करंट मूव हो रहा है। तो क्या होगा? फॉल इन पोटेंशियल होने से पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? अगर I करंट मूव कर रहा है तो I1 into R1, यस, minus I1 into R1. माइनस I इंटू R1। चलो R1. I ही रखते हैं क्योंकि ये बैटरी करंट ही है जो बैटरी से निकला है। सो इसको I1 नहीं बोल के I ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो I इंटू R1 होगा। अब R3 मिला मेरे को, इधर से आया, और R3। अब R3 में देखो, इधर कितना हो जाएगा? ये I करंट आया, यहाँ पे मैं पकड़ रहा हूँ R2 में I2 करंट जा रहा है, और R3 में I3 करंट आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा? Minus I3 R3. माइनस I3 R3, क्योंकि फॉल इन पोटेंशियल है। फिर इसमें क्या लिखूंगा? स्मॉल r के केस पे plus I3 R Minus- small r minus plus IR. plus minus IR. यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट कहाँ से किधर से जा रहा है? प्लस टू माइनस। तो प्लस टू माइनस होने से प्लस क्यों होगा? प्लस टू माइनस जा रहा है मतलब फॉल इन पोटेंशियल। प्लस टू माइनस जा रहा है मतलब फॉल इन पोटेंशियल। माइनस इधर से जाएगा ना, तो माइनस ही होगा, फॉल इन पोटेंशियल है माइनस। और क्या लिखेंगे? I3 I3 आ रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे आर में? बोलो बोलो जल्दी बोलो। I I आएगा ना? I इंटू स्मॉल आर। minus I into smaller. I यहाँ पे इस ब्रांच पे आने के बाद क्या हो जाएगा? ये फिर से I हो जाएगा, क्योंकि इधर से आ रहा है आपका I2, इधर से आ रहा है I3, एंड I इज इक्वल टू नथिंग बट योर I2 प्लस I3। कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ Yes, में sir. आ गया? तो Yes. किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैश
के अंदर घूमता है, जितना मैश होगा उतना नंबर ऑफ इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे और उतना ही करंट मिलेगा हमको, और सारे करंट को क्या करेंगे हम इसी तरीके से पकड़ेंगे, राइज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव। हम कोई भी नेटवर्क इससे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब इसी केवीएल के बाद हमको मिलता है क्या, मैक्सवेल्स लूप करंट मेथड। अब मैक्सवेल्स लूप करंट मेथड क्या है, लूप करंट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रांच करंट ना पकड़ के हम पूरा का पूरा एक एक लूप का करंट पकड़ रहे हैं। तो हम इस लूप में फ्लो कर रहे हैं I1, इस लूप में फ्लो कर रहा है I2, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे और एक ब्रांच बना दूं, दिक्कत नहीं है, जितना भी लगाओ, तो इस लूप में फ्लो कर रहा है मेरा I3। तो जितने लूप है, मैक्सवेल्स लूप करंट मेथड क्या है कि लूप का ये लिखेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे और करेंगे, ठीक है। और लिखना कैसे, साइन कन्वेंशन सेम रहेगा अपना केवीएल का कि राइज इन पोटेंशियल होगा तो पॉजिटिव देंगे, फॉल इन पोटेंशियल होगा तो निगेटिव देंगे। समझ में आया। इस ब्रांच का जब लिखेंगे, पकड़ लो, चलो लिख लेता हूँ, एक 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 इक्वेशन लिख के देता हूँ, R2, इसको मैं E1, R3, E2, R4, R5, एक इक्वेशन लिखता हूँ। ये पहला वाला इस लूप के लिए लिख रहा हूँ, ABCD, ठीक है। टाइम में वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तो यही चीज को फिर से रिपीट करेंगे। सो ABCD में क्या देख रहे हैं, माइनस, पहले क्या है, E1 से शुरू करते हैं। E1 क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा, राइज इन पोटेंशियल प्लस E1 प्लस, फिर R1 होगा माइनस, है ना, I1 R1 R1 फिर R2 आया है, R2 में क्या होगा, माइनस I1 R, नहीं I1 नहीं होएगा, माइनस I1 हाँ प्लस मतलब I2, हाँ माइनस I1 प्लस R2, I1 माइनस R2, I2। इसीलिए मैं ये लिखा। यहाँ पे देखो, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए बता रहा हूँ कि इधर से अगर I1 करंट आ रहा है तो ये लूप में I2 जो करंट है वो इधर से जा रहा है ना। तो इस ब्रांच का अगर मैं करंट पकड़ रहा हूँ, इस लूप में इसी ब्रांच के लिए पकड़ रहा हूँ, तो फिर I1 माइनस I2 होगा। क्लियर, I1 माइनस I2 होगा, समझ गए। सो टोटल अभी हो गया, सारा पोटेंशियल ऐड कर लिया, तो टोटल क्या हो जाएगा, सम 0, क्योंकि हम जिस पॉइंट से चले हैं घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ गए, तो भाई सम तो 0 होना ही है। पोटेंशियल सम अगर 0 नहीं होगा इसका मतलब कहीं पे पोटेंशियल रह गया है, ओपन सर्किट हो गया है। क्लियर। अब दूसरा अगर समझते हैं, बी सी डी लिए क्या, यहाँ पे ई एफ दे देते हैं, तो बी ई एफ सी इस लूप के लिए पकड़ते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, बी पॉइंट से पकड़ लेते हैं, माइनस I2 into R3, माइनस I2 इंटू R3, फिर यहाँ पे आया माइनस E2, माइनस E2 माइनस E2 प्लस क्यों होगा, ये देखो नहीं हाँ फॉल इन पोटेंशियल, फिर इधर गया माइनस E2, यहाँ पे R2 का बताओ, R2 into माइनस I2 प्लस माइनस I1 ब्रैकेट में माइनस I2 माइनस I1 इंटू R2, कि भाई जब मैं जिस मैश के लिए, जिस लूप के लिए लिख रहा हूँ, उस लूप करंट को मैं पकड़ रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा तभी I2 फ्लो करेगा, है ना। इधर हायर पोटेंशियल होगा तो हायर टू लोअर जाएगा, नेगेटिव होगा, और I1 ऑपोजिट से आ रहा है तो I2 माइनस I1 कर देंगे। बाकी जब आप करोगे ना तो मिला जुला के बात एक ही होगा कि I2 माइनस I1 बोलो, I1 माइनस I2 बोलो, साइन कन्वेंशन का खेला आएगा और टोटल 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया लूप करंट। नोडल एनालिसिस। अब मैक्सवेल्स लूप करंट जो है, मैक्सवेल्स लूप करंट बेस्ड ऑन क्या हो गया, बेस्ड ऑन केसीएल की केवीएल, केवीएल मैक्सवेल्स लूप का बात कर रहे हैं तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ
के ऊपर बेस करके हमने बनाया है। मैश का देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या एनालिसिस कर रहे हैं। कभी कभी छोटा एक आध मार्क का क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स में देखा है कि मैक्सवेल्स लूप करंट इज बेस्ड ऑन, तो यार लूप करंट के ऊपर प्रॉब्लम दे दो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम दे दो, वो तो सॉल्व कर लेगा। लेकिन जब ये बोल दिया कि बेस्ड ऑन केसीएल है, केवीएल है, ओम्स लॉ है कि कुछ और है, तो बंदा वहां पे कंफ्यूज हो गया क्या लिखे। तो यहाँ पे क्या है, हम वोल्टेज को कंसीडर कर रहे हैं कि टोटल पोटेंशियल इज 0, इसका मतलब हम केवीएल लेके चल रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। फिर आ रहे हैं हमारा कौन, नोडल एनालिसिस, है ना। और अगर मैश करंट का बात करते हैं तो मैश करंट में मैक्सवेल्स लूप करंट में टोटल इक्वेशन कितने लिखने पड़ेंगे, हम टोटल इक्वेशन कितने लिखने पड़ेंगे पूरा लूप को अगर सॉल्व करना है, कितना भी बड़ा लूप हो जाए, कोई बोल सकता है? जितने लूप रहेंगे उतने, हिमान मैश থাকে हिमान होगा, जितना मैश है उतना जितना ही लूप है उतना इक्वेशन उतना ही इक्वेशन लिखना पड़ जाएगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसका, हमने बताया था m इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ब्रांच माइनस योर नोड प्लस 1, इतना इक्वेशन लिखना पड़ सकता है, ठीक है। यह हो जाएगा लूप करंट का। फिर आते हैं हमारा नोडल एनालिसिस, और नोडल एनालिसिस में आपको पता है कि आप नोड को कंसीडर करते हो रादर देन लूप। तो ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, ये तीसरा नोड इस तरफ हो जाएगा। पकड़ लो, ये वाला मैं सब लेता हूं, और R1, R2, R3, R4, R5 और यहाँ पे एक P1 लगा देता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस बोल रहा हूँ ना, नोडल एनालिसिस, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, नोड के ऊपर एक एक नोड करके देखेंगे। जैसे ये मेरा एक नोड हो गया, दूसरा नोड हो गया, और ये तो कॉमन है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये सारे पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है। एक ही पॉइंट पकड़ लेते हैं, तो ये मेरा नोड 3 हो जाएगा। सर समझ सर रहे हो? हाँ सर मेरे को उस दिन भी ये डाउट था, मतलब पूछना रह गया। आपने हमें यही बोला था नोड वो है जहाँ पे दो एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, राइट? जैसे ये वाला पॉइंट होगा, जस्ट 1 मिनट। हाँ सर, मैं वो करता हूँ। यहाँ पे कैसे नोटेशन, चलो ना, मैं लिख देता हूँ A B C D E F G H। बताओ। हाँ, तो D एक रजिस्टर, CD भी एक रजिस्टर है, और यहाँ पे CF भी एक रजिस्टर है। तो उन दोनों के बीच में अगर मैं एक, वो दोनों को भी कनेक्ट कर रहे हैं ना, CD एक रजिस्टर है, CF एक रजिस्टर है, हाँ, तो उन दोनों के बीच में एक नोड आया, ठीक है, E वाला पॉइंट वो नोड हुआ, वो एक नोड हुआ। आपने बोला दो कोई भी रजिस्टर, तो R4 और R5 के बीच में भी एक होना चाहिए ना, क्योंकि वो भी दो तो एक एलिमेंट्स है, उन दोनों के बीच में भी तो एक नोड आना चाहिए। हाँ, तो ये वाला नोड आया ना, ये तो ये तो आपने हाँ वो किया, पर ये वाला भी तो एक नोड होना चाहिए। टोटल तो 4 नोड होने चाहिए। क्यों? ये दोनों इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। हाँ ये दोनों तो सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो हाँ जहाँ पे ये दोनों कनेक्टेड है वही एक नोड हो जाएगा ना। ये तो n हो गया। हाँ, ये हो गया एक और 3 नोड हुए। फिर और जो चौथा वाला नोड मैं बता रहा हूँ कि R3 और RF के बीच में भी तो कुछ कनेक्शन है। ये तो R3 और R5 R3 और R5 के बीच में। हाँ, तो ये एक नोड है। ओके, तो ये हाँ हाँ ओके, इस तरफ ऐसे काउंट नहीं कर सकता, मतलब दो के बीच में दो एलिमेंट के बीच में एक से ज्यादा नोड नहीं रख सकते ना हम। कहा, क्यों रखेगा तुम? हमको नोड किसको पकड़ रहे हैं, जहां पे आपका पोटेंशियल ब्रेक हो रहा है, पोटेंशियल के हिसाब से ही रखते हो ना। यहाँ पे जो आपने देखा था पहले, ये यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया था, यहाँ पे कनेक्टेड था, ठीक है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा था। अब देखो ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और आपने बोला कि ये एक नोड
ये एक नोड, ये एक नोड, लेकिन ये जो पूरा का पूरा ब्रांच है डी से एफ तक, डी से एफ तक कोई एलिमेंट है क्या यहाँ पे? नहीं है। नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं डी और एफ के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। जो तार से कनेक्ट किए हो उसको हम आइडियल तार पकड़ रहे हैं जिसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, जीरो है। मतलब डी और एफ सेम पॉइंट है, अलग कोई पॉइंट ही नहीं है। सिमिलरली जी और एफ के बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, हमने दिया ही नहीं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस। जब दिया नहीं तो जीरो रेजिस्टेंस है। जीरो रेजिस्टेंस मतलब आइडियल तार से आप कनेक्ट कर रहे हो, या फिर जी और एफ सेम पॉइंट है, या अलग पॉइंट ही नहीं है, एक ही टर्मिनल है। तो मैं इसको ऐसे पकड़ के चलूं कि दोनों के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो दो पॉइंट्स को एक बोल दूं, या फिर ऐसे चलूं कि दो एलिमेंट होंगे तो उनके सेंटर में एक नोड आएगा ही आएगा। हाँ, दो एलिमेंट होंगे तो हर जगह पे एक नोड तो आया है, कहाँ नहीं आया। यहाँ पे देखो, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तीन कनेक्ट हुए तो यहाँ पे नोड बना, यहाँ पे नोड बना, ठीक है। अब बी और ये R4 जहाँ पे कनेक्ट हुआ, R4 और ये एक नोड है, ठीक है। लेकिन ये नोड, ये जो नोड, ये नोड, ये नोड, ये तो सारे सेम नोड है ना, सब तो सेम इक्वी पोटेंशियल पे है, एक ही पोटेंशियल है, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहां से शुरू करके ये ब्लू वाला पूरा लाइन में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है ये सारे पॉइंट्स पे, तो ये तो सारे एक ही पॉइंट पे। हाँ, तो फिर R और phi के बीच में सिर्फ एक ही होगा। एक मिनट, क्या हुआ? सुनने में क्या जाता है, सुन लो, ठीक है। क्लियर हो गया ना? हाँ, मतलब कि R और phi के बीच में एक ही नोड कंसिडर करेंगे क्योंकि पॉइंट्स तो सब सेम ही है। हाँ, सीधा बात है यार, उतना क्या है, जहां पे कनेक्शन हुआ, दो जगह दो एलिमेंट मिल रहे हैं, वही एक नोड है, ठीक है। रेजिस्टिव एलिमेंट जहां जहां पे मिल रहे हैं वो एक नोड है, ओके। अब देखो, अब आपका सवाल ये हो सकता है था, हाँ सर डी पॉइंट भी तो एक नोड होगा ना। डी पॉइंट, हाँ डी पॉइंट नोड पकड़ लो तो ठीक है, डी पॉइंट नोड है। अब आप बताओ, एक नोड आपने पकड़ लिया बी पॉइंट, ठीक है, एक नोड आपने पकड़ लिया सी पॉइंट, एक नोड पकड़ लिया डी पॉइंट, और बताओ और कोई पॉइंट है नोड? और तो नहीं है, और नहीं है, क्योंकि यही डी पॉइंट जो है वही तो ई पॉइंट है, वही तो एफ है, वही तो जी है, वही तो एच है, सारे तो एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो आप डी को बोलो तो डी बोलना, ई बोलना, एफ बोलना, सारे तो एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हो ना हालांकि। अगर आप इसको यहाँ पे ड्राइंग को हटा के अगर वायर से कनेक्ट करते हो तो ये सारे एक ही टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएंगे ना जाके। यस सर, ठीक है। अभी आपका एक सवाल हो सकता था जो नहीं हुआ, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो है कि क्या ए एक नोड पकड़ सकते हैं? ई और आर तो कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ई जो बैटरी है और जो रेजिस्टेंस है, नहीं नोड नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि सर डायरेक्टली सर वो यहाँ से ये आपका दूसरा एलिमेंट से कनेक्ट होगा, तो ये तो जस्ट ये है। लेकिन सर वो एलिमेंट नहीं है, वोल्टेज सोर्स है। और अगर मैं बोल दूं इस सोर्स का रेजिस्टेंस एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, फिर तो होगा, तब हो सकता सर, तब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसी को हम पकड़ रहे हैं, सीधा सा। तो यही जो बैटरी बोल रहे हो ना, इसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस सी, तो ये वाला R1 को पकड़ सकते हो क्योंकि ये बैटरी के साथ सीरीज में है, समझ रहे हो? बैटरी के साथ सीरीज में जो रेजिस्टेंस है उसी को उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही पकड़ सकते हो आप। अच्छा चलो इसमें आते हैं, इस बात में आएंगे। इतना तो क्लियर हो गया, नोड का लफड़ा खत्म ना भाई, क्लियर? यस सर। A is not a node,
तो हमारे पास टोटल कितने नोड हो गए? 3 नोड हो गए। और नोडल एनालिसिस किससे करते हैं हम? किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से करते हैं कि कोई भी एक नोड को पकड़ेंगे और उस नोड पे जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट निकल के जा रहा होगा। एकदम सीधा कॉन्सेप्ट है। क्या है कि पकड़ लो, आपने बी नोड को पकड़ लिया, तो जो जिस नोड पे बैठेंगे उसी नोड को हम बोलेंगे कि ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल में है। बाकी जितना नेटवर्क है उसमें से हाईएस्ट पोटेंशियल में ये वाला नोड है। और इस नोड पे अगर ये नोड हाईएस्ट पोटेंशियल पे है तो क्या होना चाहिए? इससे सारे के सारे करंट जो होंगे वो आउटवर्ड्स करंट होंगे। कि अगर मैं पकड़ लेता हूं, आपने इमेजिन कर लिया कि नोड बी जो है, हमको तो पता नहीं है कि नोड बी का पोटेंशियल कितना है, हमने पकड़ लिया ये जो है ये हाईएस्ट पे है, हाईएस्ट पोटेंशियल पे है बाकी सर्किट के हिसाब से। तो इसका मतलब इसी बी से इधर भी करंट जा रहा होगा, इधर भी करंट जा रहा होगा, इधर भी करंट जा रहा होगा। आ नहीं रहा है, जा ही रहा है। हमने ऐसा पकड़ लिया और उसी के हिसाब से हमने लिख दिया। अगर यहाँ पे कोई एक करंट ऑलरेडी दिया होता तो हम पकड़ लेते कि हाँ भाई करंट आ रहा है। तो अल्टीमेटली जिस नोड पे आप अपना नोडल एनालिसिस इक्वेशन लिखते हो उस नोड पे सम ऑफ ऑल द करंट शुड बी इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द करंट शुड बी इक्वल टू 0। आ रहा है, जा रहा है, सिर्फ साइन कन्वेंशन को आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे लिखेंगे वो पकड़ लेते हैं कि मैं पकड़ लूंगा, थोड़ा गंदा हो गया ना पूरा का पूरा, थोड़ा एक और बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा सर्किट। यहाँ पे है E1, R1, R2, R3, R4, R5। अगर ऐसा है तो हमने देखा कि अपना नोड कहाँ कहाँ मिल रहा है भाई। एक नोड यहाँ पे मिलेगा, एक नोड यहाँ पे मिलेगा और एक तो कॉमन नोड है सबका नीचे। क्लियर? तो ये जो नोड है पहला वाला, इसको मैं बोल रहा हूँ A और सेकेंड नोड को बोल रहा हूँ B। और C जो पॉइंट है ये पूरे के पूरे क्या है, सारे पॉइंट्स ही मेरे C ही है, कॉमन पॉइंट है। ये अलग कुछ नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्लियर? अब मैं जब मैं नोडल एनालिसिस में क्या होता है, हम करंट को लिखते हैं, ब्रांच करंट को ही लिखते हैं। नोड में जितने करंट आ रहा है, जितना करंट जा रहा है, लेकिन उसको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्या लिख रहे हैं? वोल्टेज लिख रहे हैं। या फिर अगर डायरेक्ट करंट है तो करंट लिख सकते हो। अगर आपको इस ब्रांच में करंट पता है तो आप डायरेक्ट करंट कंसीडर कर लो, अदरवाइज इसको वोल्टेज के टर्म्स पे हम करंट लिखेंगे। तो हम पकड़ते हैं कि ये नोड पे ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंडा है। तो किसी भी नोड पे आप बैठे हो, आप यहाँ इसका पोटेंशियल हम पकड़ रहे हैं VA है और B पॉइंट का पोटेंशियल हम पकड़ रहे हैं VB है। और जो कॉमन है वो मेरा क्या हो जाएगा? VC बोलो या फिर इसको 0 पकड़ लो क्योंकि निगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो उसको 0 रेफरेंस पकड़ रहे हैं। C पॉइंट जो है VC will be equal to 0 और इसी 0 के कंपैरिजन पे विथ रेस्पेक्ट टू VC A पॉइंट जो है वो VA पोटेंशियल पे बैठा हुआ है, B पॉइंट जो है वो VB पोटेंशियल पे बैठा हुआ है। ये हमने पकड़ लिया। अब हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो VA पॉइंट का जब हम नोड ए नोड पे बैठे हैं तो मैंने क्या बोला था, अब नोड ए पे बैठे हो मतलब वो हाईएस्ट पोटेंशियल पे है और हम पकड़ रहे हैं कि मेरा सारा करंट जो है वो इसी नोड से निकल के जा रहा है, आ नहीं रहा है कोई, तो जा रहा है। तो फिर आप इसका इक्वेशन लिखो। ये जो करंट होगा I1, इसको मैं बोल देता हूँ I4, इसको मैं बोल देता हूँ I2। ठीक है? तो नोड से क्या सारे करंट निकल रहे हैं ना। तो पहला जो I1 है उसके लिए क्या लिख सकते हैं? VA minus E1 upon R1। ठीक है? ये हो गया हमारा I1। अब इसका ये क्या है, करंट जा रहा है ना, निकल के जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? माइनस होगा।
आउटगोइंग करंट हमने क्या पकड़ लिया था अपने कन्वेंशन पे, आउटगोइंग करंट निगेटिव। उसका और तरीका देखो कि अगर मेरा करंट इधर से इधर जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ बी ए से ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ करंट जा रहा है, मैंने पकड़ा, तो अगर ऐसे जाना है तो इधर हायर पोटेंशियल और इधर लोअर पोटेंशियल होगा, मतलब फॉल इन पोटेंशियल हो गया, और फॉल इन पोटेंशियल हम निगेटिव पकड़ते हैं। तो किसी भी एंगल से आप पकड़ लो, आपका जो कन्वेंशन है वो सेम रहने वाला है, समझ रहे हो? सिर्फ साइन को ध्यान में रखते हुए, अगर हमने एक बार पकड़ लिया कि आउटगोइंग निगेटिव है तो पूरे सर्किट पे हमको वही पकड़ना है, ये नहीं कि हम फिर दूसरे ब्रांच पे गए और फिर हमने अलग कर दिया, ठीक है? तो यहाँ ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच पे देखते हैं क्या हो रहा है। I4 करंट जा रहा है, तो इसका अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, करंट निकल रहा है, आउटगोइंग है तो माइनस दे देते हैं, और करंट कितना होगा I4, VA/R4 VA/R4, क्योंकि VC तो 0 है, तो VA माइनस VC/R4। फिर आपका ये वाला पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट के साथ क्या होगा रिलेशन, VA माइनस VB माइनस अपॉन R2, माइनस हो जाएगा VA माइनस VB VB अपॉन R2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस नोड का सारा करंट निकल गया है, तो बचा क्या, सम कर दिया तो 0 हो गया। अगर यहाँ पे इस E1 के जगह पे अगर आपको कोई एक करंट एलिमेंट दे देता है ना, यहाँ पे अगर मैं करंट दे देता, अगर इसकी जगह पे मैं करंट लिख देता कि I1 करंट जा रहा है, तो क्या होता है, इसको हम उल्टा पकड़ लेते हैं, इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं कि ये करंट तो आ रहा है, और करंट अगर आ रहा है इसका मतलब इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, तो और करंट जब इस नोड पे आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि क्या बोलते थे, इनकमिंग करंट हम पॉजिटिव पकड़ रहे थे, आउटगोइंग करंट को निगेटिव पकड़ रहे थे, तो प्लस I1 हो जाएगा, है ना? क्लियर? यस सर। ओके सर ये तुमने करंट अज्यूम किया, जब करंट अज्यूम नहीं किया तो ले सकते ना प्लस VA माइनस V1 अपॉन R1 ऐसा नहीं, अगर आपका करंट का डायरेक्शन अगर पता है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ना देके अगर आपका डायरेक्टली करंट सोर्स दे रहा है और करंट का डायरेक्शन दे ही रहा है, तो इसको उल्टा पकड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली करंट ही ले रहे हो यहाँ। नहीं सर, करंट नहीं दिया तो वोल्टेज सोर्स दिया तो वोल्टेज दिया तो वो तो किया ना अभी हम जैसे किए वैसा ही है। तो इसको मतलब ऐसा नहीं है कि रट्टा टाइप मार के नहीं बैठना है कि इस टाइप से, आपको सिर्फ समझना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं नोडल एनालिसिस से इस नोड पे मैं पकड़ रहा हूँ कि कितना करंट आ रहा है और कितना करंट निकल रहा है। जितना करंट आ रहा होगा और जितना करंट जा रहा होगा सबको अगर सम कर दे तो इक्वल टू 0 मिलना है। अब करंट को ही लिख रहे हो ना कि यहाँ पे जितना पोटेंशियल है आपका VA का पोटेंशियल, VA पकड़ लिए, A पॉइंट का पोटेंशियल, और C पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो VA माइनस VC, और बीच में क्योंकि E1 है तो C पॉइंट आपका इस तरफ से देखोगे तो E1 पोटेंशियल है इन दोनों के बीच पे, तो VA माइनस E1 डिवाइड बाई R1 उतना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, सी अगर कोई पोटेंशियल होता सपोज करो जस्ट, तो हम लोग ये लिखते हैं ना कि अगर ए से सी तक जाना है तो VA माइनस मतलब माइनस VA माइनस E1 माइनस C अपॉन R1। हाँ, तो यहाँ का तब पोटेंशियल उस हिसाब से पकड़ में आता, मतलब ऊपर माइनस नीचे प्लस, उसी हिसाब से सर समझ नहीं पाया सर, ये VA माइनस E1 by R1 सर कैसे हुआ सर? ये VA माइनस E1 by R1 कैसे हुआ सर? हाँ सर, ये थोड़ा यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपका A पॉइंट पे हमने क्या वोल्टेज पकड़ लिया है कि पोटेंशियल है VA पोटेंशियल, ठीक है? A पॉइंट पे VA पोटेंशियल है, और इस साइड अगर देखेंगे तो C तो 0 पे है, तो C पॉइंट के यहाँ पे ये जो R है R1 है, यहाँ पे जो करंट पास करेगा, ठीक है, वो
V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, हाँ V इज सर इक्वल टू आई आर होता है। तो ये जो V लिखते हैं ये क्या है, एक्जेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हो आप। तो BA माइनस एग्जैक्टली इस लाइन से अगर आ रहे हैं तो फिर VC जो इस पूरे लाइन के इस साइड इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, या फिर मैं बोल दूं कि इसको x कर दो तो Vx इस पॉइंट पे ये R1 के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो Okay, sir. R1 के थ्रू उतना ही करंट पास होगा जितना R1 के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप हुआ है डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, ठीक है। ओम्स लॉ ही है और तो कुछ नहीं है कि इस R1 के तरफ I1 जो करंट पास होगा वो उतना ही करंट होगा जितना यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ है V और डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस R1, उतना करंट इसके थ्रू पास हो रहा है ना। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे है मेरा E1 पोटेंशियल, R का इधर साइड में कितना है E1 है और इस साइड में कितना है VA है। तो VA माइनस E1 डिवाइडेड बाय R1। नहीं आया समझ? सर हम लोग क्लॉकवाइज पकड़ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पकड़ रहे हैं सर ये? नहीं यहाँ पे चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आराम से सुनो सब लोग, जिस चीज को पता है कोई बात नहीं सुन लो, अच्छा ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जिस चीज को कंफ्यूजन है उनको उसका कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है कि कंफ्यूजन ना रहे। ये अगर सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक नोड है आपका A नोड, हाँ सर। ये एक नोड है आपका B नोड, और बाकी सारे जो है वो सारे मैं C नोड पकड़ रहा हूँ क्योंकि ये सारे इक्विपोटेंशियल पे है, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा लाइन पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब ये सारे सेम पोटेंशियल पे है। क्लियर? क्लियर सर। If anybody remains with any kind of doubt, kindly clear right now, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत सर नहीं प्रॉब्लम होगी। सॉल्व करने वाले के नहीं? हाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना अभी, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। एससी में इक्वेशन आता है नोडल से, वो कैसा सॉल्व करने का वो मालूम नहीं है। क्या कौन सा? वो कैलकुलेट होता है ना, नहीं समझा। एसएससी में कैलसी यूज नहीं करने देते। अरे अभी करेंगे वो सारा। नोडल से दो इक्वेशन आते हैं। नहीं नोडल से दो नहीं, नोडल का यही है फंडा, यही है। और क्या है कि नोड में करंट जितना आएगा उतना ही करंट निकल के जाना है। हम करंट का इक्वेशन लिखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, नोडल पे। तो हम बी ए को ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल पकड़ रहे हैं BA, बी पॉइंट पे पकड़ रहे हैं BB, और बोल रहे हैं कि भाई अगर मेरा रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, R5, तो ब्रांच का जो करंट होगा वो करंट कितना आएगा एक एक नोड पे, ठीक है, उसी का इक्वेशन लिख रहे हैं। अब इस ए नोड पे कितना करंट आ रहा है वो देखो, करंट आ रहा होगा या फिर जा रहा होगा, करंट आ रहा होगा या जा रहा होगा, मेरे को अभी पता नहीं है कि करंट आ रहा है कि जा रहा है, तो उससे मैं कंसर्न भी नहीं, वो निकल जाएगा मेरे इक्वेशन से। लेकिन मैं पकड़ कैसे रहा हूं, वो कन्वेंशन एक ही रहना चाहिए, वो कन्वेंशन चेंज नहीं होना चाहिए अलग अलग ब्रांच पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं पकड़ रहा हूं कि जिस नोड का मैं एनालिसिस इक्वेशन लिख रहा हूं वो नोड हाईएस्ट पोटेंशियल है इस पूरे सर्किट का। मतलब जब हाईएस्ट पोटेंशियल ये रेड पॉइंट हो जाएगा ए पॉइंट, तो ए पॉइंट से ही तो सारे करंट निकलेंगे, ए में करंट आएगा नहीं, है ना। तो मैं पकड़ रहा हूँ कि ए से करंट इस ब्रांच पे जा रहा है, इस ब्रांच पे जा रहा है, इस ब्रांच पे जा रहा है, जो भी ब्रांच और कनेक्टेड होंगे सब में जा रहा है। अगर जा रहा है तो मैं R1 के
थ्रू जो करंट जा रहा है उसका अगर इक्वेशन निकालना चाहता हूं कि यहाँ पे भाई ये I1 जो है वो कितना करंट जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा VA माइनस E1 डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि VA माइनस यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, E1 है पॉजिटिव, ये E1 यहाँ पे एक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तो बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा कितना आएगा, E1 ही आएगा। तो R1 के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस E1 है। R1 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस E1 है। तो VA माइनस E1 अगर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई R कर दो तो तुम्हारा I निकल जाता है, V इक्वल टू I इंटू R, है ना। तो यही चीज हम लिखे हैं यहाँ पे। अब आता है कि साइन कन्वेंशन की बारी की नोड ए पे मैं क्या देख रहा हूँ कि करंट निकल के जा रहा है, तो करंट मेरा आउटगोइंग है और आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव पकड़ते हैं, इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव पकड़ते हैं। ये अपना कन्वेंशन है, आप पॉजिटिव पकड़ लो तो सारे में यही रखो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा करंट क्या निकल के जा रहा है, I4 निकल के जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ I4 जो जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है, C पॉइंट के तरफ जा रहा है, और C पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, VC इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारे के सारे नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा लाइन जो है नीला वाला वो 0 पोटेंशियल पे है। तो मैं क्या लिखूंगा, करंट क्या हो रहा है, आउटगोइंग है, करंट निकल के जा रहा है, मैंने लिख दिया माइनस। और जब मैं माइनस लिखा हूं तो VA से माइनस करना है मेरे को, VA मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल पे, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय R4। और कौन सा करंट बच गया, I2 करंट बच गया। तो I2 करंट के लिए भी ये भी निकल के जा रहा है, अगर आ रहा होता पकड़ लेता तो फिर प्लस दे देता, निकल रहा है तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ माइनस। और कौन से पॉइंट से निकल के जा रहा है, VA से ही निकल के जा रहा है, तो मैं लिखूंगा VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R2, और ये सबका साम हो जाएगा। क्लियर, हाँ सर, शांति अभी ठीक है। ठीक है सर, क्लियर हुआ सर। सिमिलरली ये B पॉइंट पे भी आप जब पकड़ोगे तो B पॉइंट पे लिखोगे कि B पॉइंट से करंट निकल रहा है, मतलब इधर करंट निकल रहा है, इधर भी करंट निकल रहा है, इधर भी करंट निकल के जा रहा है। हम भूल जाएंगे कि ये पॉइंट से आ रहा था करंट, तो B पॉइंट से पे लिखेंगे तो निकल रहा है मतलब माइनस दे देंगे। अब VB R2 के लिए लिख रहा हूं मैं, R2 में करंट कितना जाएगा, VB माइनस VA, क्योंकि मैंने B पॉइंट को हाईएस्ट पोटेंशियल पकड़ लिया है अभी। और अगर पहले का कन्वेंशन रहता कि नहीं भाई A पॉइंट जो है वही मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल पे है अभी भी, तो यहाँ पे माइनस होता नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस होता। क्योंकि अगर ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे होता, जेन्युइनली अगर ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे है तो करंट तो ऐसे ही आ रहा होगा ना। तो B पॉइंट पे बैठ के जब मैं इसको देख रहा हूं तो ये इनकमिंग करंट हो जाएगा, इनकमिंग करंट हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे माइनस नहीं दूंगा, मैं प्लस दूंगा। लेकिन जब मैं B पॉइंट पे बैठा हूं और मैं बोल रहा हूं कि ये हाईएस्ट पोटेंशियल है, इसका मतलब B पॉइंट से करंट निकल के जा रहा है, और जब निकल के जा रहा है आउटगोइंग करंट को मैं बोल रहा हूँ माइनस। ठीक है, तो बस साइन कन्वेंशन आप देख लो कि क्या यूज करना है। ओके ओके सर। अब B में B पॉइंट पे और क्या देख रहा हूँ कि R2 के लिए हो गया, एक करंट जा रहा है वो होगा मेरा R5। तो R5 क्या है कि ये अगर निकल रहा है तो माइनस दे देता हूँ, और B माइनस कितना 0, R5 के उधर तो 0 है, अपन R5 हो जाएगा माइनस आपका VB माइनस 0 डिवाइडेड बाय R3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके लिए लिख दिया है ना, खत्म कहानी। यही चीज हम यूज करने वाले हैं थ्रू आउट आवर नेटवर्क। और बाकी सुपरपोजिशन पता है सबको, पता है सुपरपोजिशन में क्या करते हैं कि अगर होमोजेनिटी और लीनियरिटी, हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सर्किट पे जब आप यूज करोगे
कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक अगर आपका ईएमएफ सोर्सेस लगा हुआ है, ठीक है, अगर आपका सोर्स मल्टीपल सोर्स लगा हुआ है जगह जगह पे, तो हम क्या करेंगे कि एक सोर्स को हटा देंगे। पकड़ लो, ये E2 है, ये E1 है। सुपरपोजिशन क्या कैसे हम निकालेंगे? हम क्या करेंगे, E2 को हम निकाल देंगे, और जब कभी भी, ये याद रखना, ये बात याद रखने वाली है कि जब कभी भी आप सोर्स को रिप्लेस करते हो तो वी रिप्लेस विथ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। किससे रिप्लेस कर देते हैं? इंटरनल। कि हम पकड़ रहे हैं कि यहाँ पे E2 जो है, E2 है ही नहीं। अरे तुम कहां से आ गई? तुमको कौन पता है? सीरी बीच में आके क्या बोल रही है ना, तो छोड़ दो सीरी को। हम क्या बोल रहे हैं कि जब कभी भी हम सोर्स को किसी भी नेटवर्क पे जब रिप्लेस करेंगे, तो सोर्स को रिप्लेस करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। और इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या होता है? 0। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंफिनिटी। ठीक है, प्रैक्टिकल होगा तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा उसमें। तो भाई E2 को जब हम रिप्लेस करेंगे तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर E1 को रिप्लेस करेंगे तो इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो हम एट ए टाइम कोई एक सोर्स रखेंगे, बाकी जितने सारे सोर्स होंगे उन सब को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। और फिर देखेंगे कि जो जिस ब्रांच से करंट हमको चाहिए उस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। फिर E1 को रिप्लेस करेंगे और E2 को रखेंगे और देखेंगे कि भाई E2 के वजह से इसमें एग्जैक्टली कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमने पकड़ लिया E2 के वजह से I2 करंट फ्लो हो रहा है, E1 के वजह से I1 करंट फ्लो हो रहा है। फिर हम बोलेंगे कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन पे है तो I1 प्लस I2 करंट फ्लो होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो I1 माइनस I2 करंट फ्लो होगा। क्लियर? यही होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। चलो बाकी ये सारे थियोरम्स, हाँ केवीएल है, केसीएल है, ओम्स लॉ है, सुपरपोजिशन है, नोडल एनालिसिस है, हाँ, ये सारे थियोरम्स एट द एंड हमें निकाल के तो एक ही चीज देंगे, या तो ब्रांच करंट, या तो रेजिस्टेंस, या तो सोर्स। तो हम लोग कोई एक ही चीज को क्यों पकड़ के हम लोग उसको पूरा सॉल्व करना नहीं सीख लेते? अरे बाबा, ये सारे दिए हुए हैं इसीलिए कि आपको, ये सारे टूल्स है, ठीक है, सारे के सारे क्या है, टूल्स है, आप कोई भी यूज करो। अब जहां जहां पे जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो थ्योरम आसानी से दे सकता है वही यूज करेंगे। अदरवाइज सारे तो एक ही चीज बोल रहे हैं, अलग से थोड़ी ना कोई कुछ बोल रहा है। थ्योरम्स क्यों लिखते हैं कि अभी समझ में आएगा। एक काम करते हैं, बोरिंग हो जाएगा, यहाँ तक रखते हैं अभी, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसी के साथ जो जो थ्योरम्स आएगा वो बताता जाऊंगा। ओके, क्लियर? यस सर। चलो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहला टास्क आपका 1 नंबर, आज के दिन का शुरुआत, और शुरुआती गेंद कौन सा आएगा? ये वाला। सब लोग चैट ऑप्शन पे अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है? यस। 2R, 4R एंड 6R, ये 3 रजिस्टर है। इसमें से करंट जा रहा है I1, I2 एंड I3। और आपका सवाल ये है कि I1 is to I2 is to I3
कितना होगा, निकालो भाई लोग। योर ऑप्शंस आर 3:2:6, 2:4:6, 6:3:2, and option D is your 6:2:4। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। शुभम 1:2:3, गलत, बहुत गलत। शुभम ऑप्शन बी बहुत गलत, 2:4:6, ये भी नहीं होगा। अब बाकी लोग तो बोल देगा यार 1:2:3 नहीं है, 2:4:6 नहीं है, 50-50 बचा है चांस, नहीं 3 बचा है। चलो दो। सैयद बी, जल्दी जल्दी से लिखो, अब खेलते हैं केबीसी। ऑप्शन डी 6:2:4। प्रश्न ए नहीं बताऊंगा कौन सा सही है, ए है कि सी है, बी है। ये 30 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए था सॉल्व, नहीं है। कोई ट्राई करेगा? अभी शुरू बोल रहे हैं यार, टोटल पार्टिसिपेंट 20, आंसर आया 5, क्या बोलूं? आप लोग कर ही नहीं रहे हो, बेकार में मैं बकबक कर रहा हूँ। मैं करूं? प्लस किधर है सर? क्या प्लस तो हाँ इधर, हाँ प्लस माइनस ठीक है यार, प्लस माइनस छोड़ो ना, ये है ना, ये पैरेलल सर्किट है। हाँ हाँ पैरेलल सर्किट है, तीनों ब्रांच, मतलब वोल्टेज तीनों में बराबर। हाँ वोल्टेज तो बराबर होगा सर। वोल्टेज बराबर होगा तो फिर करंट और रेजिस्टेंस तुम्हारा दिया हुआ है, क्या लिखोगे आप? V is equal to I into R, sorry, I into R। I into R। अच्छा So I1 into 2R is equal to I2 into 4R। मोटा हो गया। E is equal to I1 into 2R is equal to I2 into 4R is 4R equal to I3 into 6R। 6R। तो अगर रेशियो निकालना है कैसे निकलेगा? एलसीएम से डिवाइड कर दो, कितना है? 12 आर से डिवाइड करते हैं, 12 आर से डिवाइड करेंगे तो I1 बाई कितना आएगा? 6 इज इक्वल टू I2 बाई कितना आएगा? 3। हाँ I3 2 हो बाई जाए कितना आएगा? 2। 2 तो I1 is to I2 is to I3 कितना हो गया? 6 is to 642 ऑप्शन 632 सी। ठीक, 632 एलसीएम लेके करना चाहिए था, है ना? तीनों को 12 आर से डिवाइड कर दो, तब निकलेगा ना I1 by 6 is equal to I2 by 3 is equal to I3 by 2। इसका मतलब I1 is to I2 is to I3 is equal to 6 is to 3 is to 2। क्लियर? मतलब ऑप्शन सी क्लियर। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं। ये कौन सा थ्योरम है सर? क्या चीज? सर ये कौन सा थ्योरम है? आप सर थोड़ा सा भी स्टार्टिंग है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। नहीं समझा। थोड़ा अभी स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इसीलिए तो करा रहे हैं यार, थोड़े ना तुम्हारा एग्जाम ले रहे हैं। यहाँ पे तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, ये चीजों को क्लियर कर रहे हैं, है ना? थोड़े हम आपका एग्जाम ले रहे हैं कि यार तुम नहीं कर पाया तो तुम्हारा मार्क्स काट देंगे, सेशनल नंबर नहीं देंगे, सब थोड़े ही। ये अटेंशन के लिए पूछते हैं।
चलो ये वाला करो, देखते हैं। और तो इसमें सब में है 10 ओम लगा दो, 10 का दम, सब 10 10 और 10, ये हो गए ए और बी और सी और डी। आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RA&D निकालना है, और योर ऑप्शंस आर A is equal to 10 ohm, B is equal to 20, C equal to 30, and D is equal to 40 ohm. Siraj 30 21 का सिर्फ एक ही जवाब अभी तक। जल्दी करो जल्दी करो। शुभम कितना होगा? निकाल लो सर 40 होगा। 40 होगा 40। हो गया सबका? 40 शायद। अक्षय 30, पराग को कोई 30, सबका 30 निकल रहा है। तुम्हारा 40 कैसे निकल रहा है? चलो देखते हैं यार। जब आपका ए और डी के बीच में निकाल रहे हो, इसका मतलब बी और सी क्या है? ओपन है, इधर से कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। यहाँ से करंट आएगा, इधर जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, और फिर इधर से जाएगा, इधर से आ जाएगा, है ना? करंट का फ्लो ये है। तो बी में क्या है, सी में क्या है, देखने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट से जो करंट पास हुआ, वो करंट ऐसे आके यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल गया। इस करंट से जो करंट पास हुआ, वो आके इसी पॉइंट पे मिल गया। मतलब सेम करंट मुझको यहीं पे मिल रहा है। आई अगर अंदर घुसा तो आई ही निकल रहा है, और ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। इसका मतलब ये फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो ब्रांचेस है दे आर इन पैरेलल। तो पैरेलल कितने हैं? 10 + 10 20, पैरेलल 10 + 10 20, तो 20 पैरेलल 20 is equal to 10, और this 10 will be in series 10 plus मैं लिखूं 20 पैरेलल 20 प्लस 10, है ना ये वाला। सो टोटल कितना हो गया? 30 ओम। ठीक है, समझ में आया? किसी को नहीं आया तो बोलो। सर ये पैरेलल कैसे हुआ सर? ये तो 10 पैरेलल 10 हुआ, इधर से 5। हाँ ठीक है, इधर 5। हम पिक्चर को जूम करके देख रहे थे कि अलग अलग हुआ। सर ने ऐसे पिंच आउट कर दिया और चेक कर लिया कि भाई यहाँ से आई जा रहा, तो यहाँ से ये, तो ये हो गया। सर ये जो सर ये 10 फिर 10 + 10 10 जो 10 पैरेलल 10 5 हुआ, फिर 10 पैरेलल देखना आपको निकालना है क्या? ए और डी के बीच में निकालना है, ठीक है? हाँ ए डी का। तो इसका मतलब जब जिस दो पॉइंट के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम एक्चुअली में क्या पकड़ रहे हैं कि हमने सोर्स ये दोनों पॉइंट में लगाया हुआ है। ठीक है, कि सोर्स ये दोनों पॉइंट के बीच में है। अब करंट इधर से जाएगा तो इधर को निकलेगा, या फिर इधर से जाएगा तो फिर इधर को निकलेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है जिस दो पॉइंट पे।
अब मेरा अगर मैं पकड़ लेता हूं कि ए पॉइंट से करंट जो है वो ये हो रहा है, इन हो रहा है, तो डी पॉइंट से आउट हो रहा है। तो करंट अगर इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। अब करंट मैंने लास्ट डे बताया था कि करंट जहां पे स्प्लिट हो रहा है उसी को पैरेलल मत समझो, ठीक है। हमको और क्या चीज इंश्योर करना है कि क्या जहां पे जाके ये करंट फिर से मैच होके सेम करंट बन रहा है, क्या वो ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है कि नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है दोनों ब्रांच का। तो इसीलिए मैंने देखा कि यहाँ पे तो करंट तो स्प्लिट हो गया, एक कंडीशन मुझको मिला, लेकिन यहाँ पे जो करंट जा रहा है तो ये करंट इधर तो जाएगा नहीं, बी के तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि बी ओपन सर्किट है ना। तो बी जबकि ओपन सर्किट है तो फिर ये 10 ओम के तरफ कोई करंट पास नहीं करेगा। करंट पूरा का पूरा जो मैं नोट दे देता हूँ, ये तो दिया हुआ है, मैं इसको नोट लिख देता हूँ। ए बी सी डी दिया हुआ है, ई एफ जी एच। तो करंट जो पास कर रहा है ई और एफ के थ्रू, वो पूरा का पूरा करंट आपका एफ से जी के तरफ आएगा। ये I2 पूरा का पूरा आएगा इधर, है ना। क्लियर। सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू EF एंड FG। और एक करंट I1 जो है वो EH और HG के तरफ जा रहा है, इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में कहा जाएगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्लियर। यस सर। तो जब ये करंट इधर से इधर जा रहा है, ये करंट इधर से इधर आ रहा है, मतलब I करंट आया था वो I1 एंड I2 में स्प्लिट हो गया, और ये G पॉइंट पे आके फिर से I1 और I2 मिल गया, तो पूरा का पूरा I करंट ही मुझको मिल रहा है यहाँ पे। और मैं देख रहा हूँ कि E पॉइंट और G पॉइंट जो है दोनों कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे VE और VG, तो दोनों ब्रांच के लिए EHG EFG दोनों ब्रांच के लिए VE माइनस VG ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर। तो वोल्टेज ड्रॉप सेम, करंट स्प्लिटेड, दोनों ब्रांच क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और ये दोनों पैरेलल ब्रांच में हम देख रहे हैं 10 ओम, और ये जो दूसरा 10 ओम है EF एंड FG में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है, उसके पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और सेम करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर। क्लियर सर, क्लियर। चलो सर मैंने एक आपको व्हाट्सएप किया एक क्वेश्चन। ये आज हमारे गुजरात मतलब गुजरात का जो है एग्जाम में आज ही उनका पेपर हुआ है। उस पेपर मेरी कजिन ने दिया, तो उस पेपर में क्वेश्चन था नेटवर्क एनालिसिस का। तो अगर आप वो डालोगे, सेम यही कॉन्सेप्ट पे है, तो आप देखोगे, तो अगर वो कॉन्सेप्ट दे दो तो पता नहीं हम सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए। चलो ठीक है, कराते हैं। पहले और थोड़ा कर ले इधर, वो वाला भी देखेंगे। व्हाट्सएप कर दी इन ग्रुप इन दिस फिगर मैं पकड़ लेता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। चलो एक तुम दे देते हैं। ये अगर कर लिया ना तो गिफ्ट मिलेगा मेरे तरफ से। क्या मिलेगा गिफ्ट? क्या गिफ्ट होगा सर? तो एक सेंटर फ्रेश दे देंगे सर इधर तक पहुंचते वो काहे के लिए यार, तुम भी कमाल है यार। मैं यहाँ से थोड़े ना सेंटर फ्रेश भेजूंगा, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। क्या ऐसा क्या? अच्छा
डिजिटल VAB, इंडिया। हाँ तुम वहां से खरीद लेगा। आप तो हम देंगे तो छोड़ेंगे यहाँ से सेंट्रल फ्रेश पे। हाँ, 1 रुपये ट्रांसफर। ये रहा 5 ओम। अब बताओ भाई मेरे को यहाँ पे VAB कितना होगा? थोड़ा सा दिक्कत वाला है समझने के लिए, सोचो इसको। इसमें सोर्स 3 है सर इसमें। ये बोला था ना प्रदीप थोड़ा देर पहले कि एक ही थ्योरम से कर लेता है। कर लो एक ही थ्योरम से। सर ये नॉर्टन्स और थेवेनिन्स थ्योरम के में आएगा ये? मुझको सर, पता नहीं, ऑप्शन देखो ना। ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन, हाँ। 1 रुपए का सवाल है सर, थोड़ी बताएंगे। हाँ मजाक समझ के रखा है। ना मुन्ना ना हो पाएगा तुमसे। हो गया, बच गया मेरा सेंट्रल फ्रेश। दो होगा सर, 2। 20 आएगा सर। 20 आएगा? यस यार निकाले कैसे हो वो तो बताओ। सर, मैंने तो ये इंडिविजुअल 10 के करंट्स देख के फिर मैंने देखा कि जितना करंट है टोटल एक ही फ्लो होता है, तो उस हिसाब से सबका इंडिविजुअल करंट निकाल के ऐसा। तो यहाँ पे एक थ्योरम हम यूज कर सकते हैं सर, ये जो पहले नोड है ना, वहां से पकड़ करके सारा शुभम जो है 40। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक थ्योरम यूज नोड्स करेंगे, वो है मिलमन्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम? मिलमन्स। नंबर का थ्योरम। कौन सा वाला? हाँ 13 नंबर वाला है, ठीक है। सो मिलमन्स थ्योरम के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि इस नोड पे ये जितने सारे वोल्टेज सोर्सेस है, यहाँ पे देखो ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, और सारे के सारे डायरेक्ट कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इसी बैटरी के साथ क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। और बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम पकड़ते हैं वो क्या होता है, सीरीज में होता है ना। सो ये 5 ओम 10 वोल्ट के बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पकड़ सकते हो आप। सिमिलरली ये वाला जो 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये 20 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस पकड़ सकते हो। ये 5 ओम इस 10 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस पकड़ सकते हो। इसका मतलब अगर मैं और थोड़ा मतलब किसी थ्योरम में नहीं जाते हैं, हम अपना कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
इसका मतलब अगर मैं सोचूं कि यहाँ पे काट दूं और ये 10 वोल्ट और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो अगर ये ए और बी, ये नहीं, ए डैश और बी डैश पॉइंट में पकड़ लेता हूँ, तो ए डैश और बी डैश पॉइंट पे वो करंट कितना पास होता? करंट कितना पास हो जाता? बी बाई आर होता है ना, हाँ 2 होगा, तो बी बाई आर 2 होने से एम्पियर 2 एम्पियर का करंट पास होता। और अगर 2 एम्पियर का करंट ऐसे पास हो रहा है, इससे अगर 2 एम्पियर आ रहा है, तो अगर मैं इसको, ये जो वोल्टेज सोर्स है, इसको अगर मैं करंट सोर्स बना दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो मुझको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देना पड़ता। और वो रेजिस्टेंस कितना होता? 5 ओम। क्यों करंट सोर्स के साथ पैरेलल 5 ओम लगाना पड़ा मेरे? क्योंकि 2 एम्पियर करंट तो जा ही रहा है। तो मैं सर्किट पे ये जो ए डैश और बी डैश पॉइंट में बोल रहा हूँ कि यही पॉइंट है मेरा ए डैश और बी डैश पॉइंट, है ना। तो जब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो जो वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस है जो सीरीज में लगा है, वो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल क्यों लगाते हैं? Anybody has any answer to this? क्यों जरूरी होता है? सर एक और बार पूछना। मैं बोल रहा हूँ, हम जब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो करंट कितना निकल रहा है यहाँ से? मैं बोल रहा हूँ कि 2 एम्पियर अगर यहाँ पे काट दूं और अगर मैं बाकी सर्किट को कंसीडर ना करूं, तो ए डैश पॉइंट और बी डैश पॉइंट में मुझको कितना करंट मिलता? 10 वोल्ट की वजह से 2 एम्पियर करंट मिलता। तो मैं ए डैश और बी डैश पॉइंट को, यही तो है ना ए डैश और बी डैश पॉइंट, यहाँ पे मेरा पूरा अगरम बगरम सर्किट है। यहाँ पे क्या है पता नहीं, जो भी है रहने दो। ए डैश सर और बी वो डैश ओम्स पॉइंट लॉ पे, के हिसाब से सर हम लोग करते हैं। हाँ तो अगर ओम्स लॉ के, वी में वी वोल्टेज को एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो आप तो जो उसका अपोजिट हो जाएगा ना सर, एम्पेयर का, तो इसलिए पैरेलल लगाते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ए डैश और बी डैश के बीच में, ए डैश और बी डैश के बीच में मैं अगर ये पूरा का पूरा सर्किट जो इस साइड में है, राइट हैंड साइड में, उस सर्किट को ओमिट कर देता हूँ और सिर्फ बोल रहा हूँ कि 10 वोल्ट का बैटरी है और 5 एम्पियर का एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो ए डैश और बी डैश में का जो ब्रांच है उसमें से कितना करंट फ्लो होना चाहिए था? उससे मेरा 2 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए था। तो मैंने 2 एम्पियर का एक सोर्स लगा दिया, खत्म होती है बात। कि ये पूरा का पूरा इस ब्रांच को हटा के, इस पूरा ब्रांच को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे एक 2 एम्पियर का सोर्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक सोर्स लगा दिया 2 एम्पियर का, लेकिन जब 2 एम्पियर का सोर्स लगा रहा हूँ तो उसके साथ मैं ए डैश और बी डैश पॉइंट में एक पैरेलली एक 5 ओम का रजिस्टर ऐड कर रहा हूँ। वैसा क्यों सर? फिर उस हिसाब से तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, तो फिर नहीं, 2 एम्पियर करंट तो जा रहा है ना, तुम तो 2 एम्पियर करंट दे दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी, ये तो 2 एम्पियर करंट तो तुमको सर्किट, ये जो सर्किट था इधर जो भी था उसमें इस ब्रांच के वजह से, इस 10 वोल्ट बैटरी के वजह से 2 एम्पियर का करंट मिलना था, है ना। वो 2 एम्पियर का करंट तो मैंने दे दिया है यहाँ पे सोर्स लगा के, तो फिर ये रेजिस्टेंस क्यों देना है यहाँ पे? 2 एम्पियर का सर्किट पे बैटरी तो का जाता। इंटरनल सर रेजिस्टेंस कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होएगा ना, तो वो वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे बताएंगे? नहीं सर, किसके अक्रॉस IR बताएंगे? होगा ना सर। हाँ? तो अगर कन्वर्ट करेंगे तो IR हाँ, में कन्वर्ट करेंगे। अभी मुझे इसको वापस वोल्टेज सोर्स बनाना होगा, तो मुझे आर की वैल्यू और वो करंट, तो आई ठीक की है, वैल्यू लगी। वो सब ठीक है कि वापस बनाना होगा, तब तो इस दोनों को मल्टीप्लाई। मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो क्या रहा है इस 2 पॉइंट पे कि मेरे को एक रजिस्टर लगाना पड़ रहा है। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? वो बैटरी का रेजिस्टेंस लगाए सर। हाँ वही तो लगाए हैं, बैटरी का रेजिस्टेंस। नहीं लगाते तो क्या होता, वो पूछ रहा हूँ। 2 एम्पियर का तो करंट ऐसे भी जा रहा है वैसे भी जा रहा है, लगाओ तब भी जाएगा, नहीं लगाओ तब भी जाएगा। मैं सोर्स ही बोल रहा हूँ कि 2 एम्पियर ही है यहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा।
यहाँ पे ए डैश और बी डैश के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। मेरे को करंट भी सेम रखना है और पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम रखना है। तो यहाँ पे इस ब्रांच में ए डैश और बी डैश के थ्रू 10 वोल्ट के कारण जितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, वही 2 एम्पियर करंट में दे रहा हूँ यहाँ पे। और साइमल्टेनियसली मुझको एंश्योर करना है कि ए डैश और बी डैश के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम रहे। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पैरेलली एक रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूँ जो बैटरी का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है, सो दैट यहाँ पे इस नोड पे बी ए डैश और ये बी बी डैश, ये जो डिफरेंस निकलेगा कितना निकलेगा 2 into 5 ओम मतलब 10 वोल्ट हो गया। वी ए डैश माइनस वी बी डैश विल बी इक्वल टू कितना 2 एम्पियर का करंट। जब ये ओपन सर्किट है तो 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का करंट और 5 ओम का रेजिस्टेंस, मतलब कितना हो गया वोल्टेज 10 वोल्ट। तो वही तो 10 वोल्ट यहाँ पे लगाया। सर शुरुआत में मतलब आपने जब ये पूछा तभी मैंने बोला था कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप होता क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा वो बात अलग है। वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ना, क्योंकि जब हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन वोल्टेज को जितना वोल्टेज आपको चाहिए उतना ही वोल्टेज 10 वोल्ट चाहिए तो 10 वोल्ट ही देना है। 2 एम्पियर और आपका 100 वोल्ट देने से थोड़ी ना होगा। आपने 10 वोल्ट के सोर्स को रिप्लेस किया है तो जिस चीज से आप रिप्लेस कर रहे हो एंश्योर करना है इक्विवेलेंट उतना वैसा इक्विवेलेंट सर्किट बना। हाँ तो मतलब वोल्टेज भी उतना ही रहे। हाँ ऑब्वियसली ना सर, आपने करंट सोर्स कर दिया है तो उसका जो सर्किट है वो फिर अगर आपने करंट सोर्स कर दिया वोल्टेज सोर्स कर दिया तो सर्किट अगर इक्विवेलेंट नहीं रहा तो उसका मतलब ही क्या बनेगा? आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया ही नहीं ना, मतलब दैट्स यूजलेस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं तो फिर फ्लो ही नहीं होएगा। ठीक है तो सर मेरा सेंटर फ्रेश पक्का सबका एक ठीक है। तो 20 सब लोग सर मेरा भी अपना पक्का सर, हम भी सब लोग अपना अपना अकाउंट नंबर भेज देना और वो अकाउंट नंबर मुझको मिल जाएगा। एक काम करना, सब लोग अपना अपना फीस ट्रांसफर कर देना तो इसके साथ मेरे को ये मिल जाएगा और वहां से मैं फिर उसी अकाउंट पे उसी में से 1 रुपया काट देंगे। नहीं वो मेरे तरफ से गिफ्ट मैं दूंगा फिर। चलो ऐसा तो ऐसा सर लॉटरी बहुत आता था पहले सर। हाँ तो ये तो फंडा क्लियर हो गया कि हम वोल्टेज सोर्स को ऐसे करंट सोर्स में रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं तीनों ब्रांच को रिप्लेस कर दूं कि तो क्या निकलता है मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। सेम टू सेम काफी गंदा हो गया है देखा। मैं फिर से एक बार जोड़ करके करता हूँ कि ये 5 था और यहाँ पे मेरा 10 था, फिर यहाँ पे कुछ था 10 और एक 20 वोल्ट, फिर यहाँ पे 5 ओम और एक 10 वोल्ट और एक 5 ओम रजिस्टर यहाँ पे। तो ये था 10, ये था 20, ये था 10, यहाँ पे था 5, 10 और 5 है ना, ये भी 5। और मुझको चाहिए था ए और बी के बीच का वोल्टेज निकालना था। तो मैंने अगर करंट सोर्स से रिप्लेस कर दे रहा हूँ तो मुझको मिला यहाँ पे 2 एम्पियर और एक 5 ओम का पैरेलल रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे मिलेगा मुझको और एक करंट सोर्स बना दूँ तो 2 एम्पियर 2 एम्पियर एंड 10 ओम का रेजिस्टेंस है ना, 10 ओम का रेजिस्टेंस। और फिर क्या मिलेगा यहाँ पे 2 एम्पियर 5 ओम का, वो ये भी 2 एम्पियर का है और रेजिस्टेंस जो है वो है 5 ओम का। और इस पॉइंट पे तो मुझको चाहिए क्या कि कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इस यहाँ पे मेरे को वोल्टेज निकालना है, GA B निकालना है। ठीक है, तो अब ये सारे करंट सोर्स को प्लस कर सकते हैं। अब तो सारे करंट सोर्स हो गए, सारे को एक साथ लेके आ जाओ। कितना करंट सोर्स कितना हो गया? करंट हो गया 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और सारा रेजिस्टेंस क्या है? पैरेलल में। हाँ तो पैरेलल है तो फिर देखो यार 5 पैरेलल 5 मतलब कितना हो जाएगा 2.5
और आपका पैरेलल 10 है ना। अच्छा चलो ठीक है। 10 पैरेलल 5 मतलब आप 10/3 पैरेलल 5 नहीं, ऐसे भी तो आसान नहीं होगा। 2.5 पैरेलल 5 वो ज्यादा इजी था। 2.5 सर नेट 2 पैरेलल आएगा। 10 कितना आ रहा है? 2 हाँ सो 1.5 ये सही है ना। सो ऊपर हो जाएगा आपका हाँ 25 ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका 12.5 12.5 12.5 तो 1.5 2 ओके। तो सो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो हो गया 2 ओम का, है ना, ए और बी के बीच में। तो वोल्टेज कितना होगा बी ए बी में? वोल्टेज यहाँ पे कितना जाएगा? 12 वोल्ट 6 × 2 है ना। 12.5 हाँ। इसमें इसके थ्रू अगर 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया? V = I × R। 6 × 2 मतलब 12 वोल्ट। 12 वोल्ट 12 वोल्ट। मेरा करेक्ट था सर। सभी को मिलेगा फ्रैक्शन का प्रश्न। तो ये जो 12 वोल्ट मिला, इसी चीज को ये जो हमने देखो, हमने कोई थ्योरम यूज किया, कोई अलग से थ्योरम यूज नहीं किया, हमने अपना जो कॉन्सेप्ट था वो लगाया और हमने निकाला। और यही एक्चुअली में एक थ्योरम है। जैसे यहाँ पे हमने सोर्स कन्वर्शन का थ्योरम लगा दिया, सोर्स को कन्वर्ट किए, और हमने क्या किया, हम इसको बोल सकते हैं कि हम डायरेक्टली निकाल सकते थे थ्रू मिलमैन्स थ्योरम। VAB will be equal to your 10 और इससे by मुझे 5 सर एक और चीज पता चली कि करंट सोर्स जितने भी होंगे सबको प्लस किया जा सकता है, वोल्टेज सोर्स को ऐसे नहीं प्लस कर सकते डायरेक्ट। 1/5 plus 1/10 plus 1/5 ये होता अपना मिलमैन्स थ्योरम के हिसाब से। अगर करते कि जितने सारे वोल्टेज सोर्स है 10/5 मतलब क्या लिख रहे हो? 10/5 मतलब करंट की इस ब्रांच पे जो करंट पास कर रहा होगा इस 10 वोल्ट के हिसाब वजह से, वो प्लस सेकंड ब्रांच का करंट 20/10 प्लस 10/5 मतलब जितने सारे आपके पैरेलल ब्रांचेस है सबसे जितना करंट जा रहा है डिवाइडेड बाय आपका जो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, या फिर आप बोल सकते हो कि कंडक्टेंस है। तो इसी चीज को अगर मैं समराइज करके लिखना चाहूँ तो अगर पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ कि सम ऑफ I डिवाइडेड बाय सम ऑफ G। 1/R is equal to nothing but your conductance G. So sum of I by sum of G will be the potential difference across that point. ये अगर करोगे तो आपको मिलेगा, ये देखो 5 10 5 तो नीचे वाला तो चला जाएगा, और करने से आपको सेम टू सेम ही मिलने वाला है यहाँ पे रिजल्ट। 12 10 से अगर करेंगे 5 है तो फिर 2 + 2 + 2 इसको कर लेना यार, दिमाग जाम है उसका। 9 15 9 17 हो गया। समझ में आया मिलमैन्स थ्योरम? ये जो थ्योरम है ये थ्योरम को हम बोलेंगे मिलमैन्स थ्योरम। नेक्स्ट डे कराएंगे। एक ये दिया था प्रदीप ने अभी जो एग्जाम में आया बोल रहा है ना। पेपर से ही फोटो खींचिए सर। तुम दिया है एग्जाम? नहीं मेरी कजिन ने दिया। ये 12th के एंट्रेंस का है, मतलब गुजरात में अगर आपको किसी भी कॉलेज में ऐसे एडमिशन चाहिए तो गुजरात की एक एग्जाम होती है, तो उसका एंट्रेंस था। यही तो है, सब में ची है ची।
आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B। वैल्यू ऑफ C। The value of C is equal to 3 microfarad। Options are 3 microfarad, option B 2 microfarad, option C 1 Sir, 2 microfarad, microfarad. and option D 2 microfarad। सर अगर स्विच सैंपल को वोल्टेज सोर्स पे कन्वर्ट करें को वोल्टेज सोर्स पे कन्वर्ट करता हूं तो उस वोल्टेज के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाता है। हो गया, निकला? Yes, sir. कितना निकला? 2 microfarad. 2 माइक्रोफैराड। तो पहला वाला जो सर्किट कैसे किए हो? तो वही इक्विवेलेंट वो ब्रिज बैलेंस है तो सेंटर वाला काउंट ना करके आगे का वो सॉल्व करेंगे। सबने यही किया? नहीं सर, पहले वाला नॉर्मली किया और सेकंड वाला ब्रिज के हिसाब से किया। हाँ, पहला वाला जो है, पहला वाला कहाँ तुम्हारा ब्रिज के हिसाब से आएगा? क्योंकि ये पहले तो नॉर्मल ही होगा सर, हाँ, सेकंड पहला वाला नॉर्मल है, सेकंड वाला ब्रिज के हिसाब से आएगा। हाँ, पहला वाला जो है वो क्या है, आपका पैरेलल सर्किट है ना? हाँ, तीनों ब्रांच पैरेलल में है। और जो सेकंड ब्रिज है ये वाला आप ब्रिज पर कर सकते हो कि ये वाला बैलेंस ब्रिज है तो आप इसको ओमिट कर सकते हो। ठीक है, तो करके देख लेना कितना निकलता है। और एक प्रॉब्लम देता हूं मैं, और करें? यस सर। चलो आसान सा देता हूँ सर। वो फर्स्ट वाला क्या डिवाइड करना पड़ेगा सर? कौन सा? किसमें? फर्स्ट कैपेसिटर वाला है उसको डिवाइड हाँ। करना होगा सेकंड वाला से क्या? अरे ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका सीरीज में है, ये दोनों क्या है सीरीज में है। और ये जो सीरीज में है, ये जो सीरीज में है, ये दोनों और ये तीनों तो पैरेलल में है ना? तो हम लिख सकते हैं कि दो कैपेसिटर है सीरीज में, तो कितना हो जाएगा? 6/2 C/2। ठीक है, तो सीरीज में होने से कैपेसिटेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ता है, कैपेसिटेंस कम हो जाता है, घटता है। तो 2 है तो फिर C/2 है, और यहाँ पे भी C/2 है। और पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है? बढ़ता है, तो ऐड हो जाएगा C/2 प्लस C/2 है ना? तो C/2 क्या हो जाएगा? C हो जाएगा फिर से। C/2 तो टोटल हो जाएगा आपका 2C, यहाँ पे मिलेगा 2C है ना? और इसमें देखो ये वाला ब्रांच तो कट गया, जबकि ये ब्रांच कट गया तो यहाँ पे हमारा ये जो है सीरीज में आ गया। सीरीज में हाँ नीचे दोनों भी सीरीज में है। हाँ, ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में होने से C/2 पैरेलल C/2 है,
है ना, फिर से c/2 पैरेलल c/2 है, और c/2 पैरेलल c/2 मतलब c/2 प्लस c/2, तो ये हो जाएगा c, है ना। और यहाँ पे क्या मिला 2c, तो अल्टीमेटली सर्किट क्या बना 2c, और यहाँ पे फिर से मिला हमारा c, तो 2c इन सीरीज विद c, कितना हो जाएगा फिर 1/c। आ गया 2 माइक्रोफैराड, ठीक, हाँ उसको एलसीएम ले लेंगे। समझ गए। हाँ सर, एग्जैक्टली मेरा भी यही आया है। ओके, तुम तो चलो एक एक सवाल दे देता हूँ, और ये होमवर्क रहेगा, ट्राई करो पूरी रात भर, और अगर कर लेते हो तो बहुत बढ़िया। Two, 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 three, three, three. क्या हो जाएगा आपका 6 6, यहाँ पे 6 connected, 6 1, 6 2. सर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपने 6 ओम रखा है वोल्टेज का। So consider the following circuit. What is the value of I in the circuit shown? तो यहाँ पे जो I है वो I निकालने को दिया है, and your options are A is equal to 1 ampere, B is equal to 2 ampere, C is equal to 3 ampere, D is equal to 4 ampere. This is your homework. और आज के लिए मैं लेता हूं विदा, ठीक है। समय समाप्ति की घोषणा। धन्यवाद। सब लोग प्रैक्टिस करना, सबके पास अगर ये है क्या कहते हैं इसको, जेबी गुप्ता, जेबी गुप्ता आप फॉलो कर सकते हो, जेबी गुप्ता के न्यूमेरिकल्स देखो, और काफी इंटरेस्टिंग होंगे और काफी मजेदार न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, और वहीं से आता है जेबी गुप्ता से। आप देखोगे तो गेट ईएससी बोलो या फिर जितने स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं सब मोटा मोटी उसी किताब से ही आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे कवर्ड है। ये जितने सारे प्रॉब्लम हम लोग अभी तक किए हैं वो सारे या तो ये आईएएस या फिर आपका यूपीएससी में आया हुआ है, और गेट पुराना 2004-5 का गेट का सिलेबस का सवाल है। तो यही सारी चीजें होते हैं। देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड अप हो गया, अगर आप वोल्टेज करंट का खेला, कन्वर्शन का खेला, इसको अगर पूरा एकदम नीट एंड क्लीनली स्वीटली अगर आप समझ गए ना, तो आपके लिए कोई भी बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा, सवाल आएगा, जब मशीन्स पढ़ोगे, जब आप कोई दूसरा चीज पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगा। तो इस पार्ट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना काफी फायदेमंद साबित होगा जब आप मेजर बड़े बड़े सेक्शंस आप करोगे। अगर आपका बेस लेवल पे जैसे आपका मैथमेटिक्स में अगर आपका होल्ड अच्छा है तो आपका एग्जाम के लिए आपका तैयारी काफी अच्छा हो जाएगा, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको बहुत बढ़िया से समझना है, लाप्लास को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपके कंट्रोल सिस्टम वगैरह होंगे तो फिर वहां पे ये मिलेंगे, सिग्नल एंड सिस्टम में मिलेगा, फोरियर मिलेगा।
तो वो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स का आपका ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिकल के हिसाब से अगर देखोगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है मैग्नेटिज्म सर्किट से, मैग्नेट के सर्किट से और इलेक्ट्रिकल के बेसिक सर्किट से, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दो। और किसी भी टाइप का अगर सर्किट आ जाए आपके सामने, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो मैं कितना भी लेक्चर दे दूं यहाँ पे बैठ के, आपको लगेगा हाँ यार ये तो आसान था। फिर आप जब खुद से वो नेटवर्क को पकड़ोगे ना और जब देखोगे अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर ब्रांच पे क्या हो रहा है वो अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम, हो सकता है कि 1 मिनट के जगह पे 2 मिनट लग जाए, लेकिन आप सॉल्व कर लोगे। और जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे कि नेटवर्क को देखते ही आपके दिमाग में वो आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये पर्टिकुलर थ्योरम लगा के ऐसे कन्वर्ट करके निकाल सकते। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने सारे न्यूमेरिकल्स देंगे वो सारे ट्रिकी होंगे, कि ऐसा अगर आप उसको नॉर्मली करने शुरू करोगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे कुछ एक आइडिया लगा लेते हो तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका आंसर निकल के आ जाता है। हार्डली 1 मिनट के अंदर ही खेला खत्म, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा और साइमल्टेनियसली आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो और कॉन्सेप्ट को और थोड़ा पक्का करते हैं। कुछ थ्योरम्स बच गए हैं, टेलीगेंस थ्योरम वगैरह वगैरह, तो नेक्स्ट क्लास में आई होप कि नेटवर्क हमारा कवर हो जाएगा इस पार्ट का, फिर हम एसी को पकड़ेंगे, है ना। डीसी वाला खत्म। किसी को अगर डाउट है तो फिर आप लोग आपका जो भी डाउट है उसको व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड Good नाइट night, sir. सर